तो साथियों हम बात कर रहे थे सभा समिति और विदप के बारे में, लेकिन बीच में लाइट चली गई थी और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो फिर हमारी पूरी बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन अब हम सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में यदि आप देखते हैं तो सभा समिति और विदप की बात करते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं हुआ करती थी और ये तीनों महत्वपूर्ण संस्थाएं अगर आप देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। किसकी बात हम कर रहे हैं? तो ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में यदि आप देखते हैं तो तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। सबसे पहली बात करते हैं तो मैंने आपको बताया सभा के बारे में, और दूसरी बात करते हैं तो मैंने समिति के बारे में बताया, और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो विदप की बात करते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं एक एक चीजों के बारे में। देखिए, सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं संसद के बारे में। संसद का मतलब अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। तो हमारे देश की विधायिका को, जो कि कानून बनाने वाली एक संस्था है, उसका नाम है साथियों संसद, जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है। और इस संसद का निर्माण कैसे हुआ है? तो इस संसद का जो निर्माण हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राज्यसभा की बात करते हैं। और तीसरी बात करते हैं साथियों राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। अब जैसा कि बात करते हैं लोकसभा के बारे में, यदि हम देखते हैं तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और उसके बाद यदि आप राज्यसभा को देखते हैं तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है साथियों? उच्च सदन की बात करते हैं। तो आइए अब हम तीनों महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं कि सभा, सबसे पहली बात आइए हम समझते हैं सभा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सभा के बारे में। तो सभा को क्या कहा गया? उच्च सदन कहा गया है। यानी कि कह सकते हैं कि उस समय की सभा और आज की राज्यसभा की बात करते हैं तो आज के राज्यसभा के समान एक तरह से सभा हुआ करते थे, क्योंकि उस समय भी सभा को क्या कहा गया है? उच्च सदन कहा गया है। और आज के समय भी अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा को क्या कहा गया है? उच्च सदन कहा गया है। साथियों ये बातें याद रखिएगा। सभा की बात करते हैं तो सभा में समाज के वे लोग रहा करते थे जो बुद्धिमान लोग हुआ करते थे और जो अनुभवी लोग हुआ करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हुआ करते थे वे लोग रहा करते थे। सभा के सदस्यों को क्या कहा गया? सभ्य कहा गया। तो ध्यान रखेंगे, सभा के सदस्यों को क्या कहा गया? सभ्य कहा गया है या सभासद कहा गया है। तो याद रखेंगे कि सभा के सदस्यों को क्या कहा गया? सभ्य या सभासद कहा गया है। सभा के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? सभापति कहा गया है। और आज के समय में भी अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा के सभापति, देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। और अगर आज के समय में आप देखते हैं तो जो हमारे यहाँ हमारे देश में क्या है? सभापति वो होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के कौन होते हैं? सभापति होते हैं। साथियों ये बातें याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। जिस तरह से लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, या पीठासीन अधिकारी होता है, उसे क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। और उसी तरह से राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। और आज के वर्तमान में सभापति की बात करते हैं तो हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति होता है। और उस समय की बात करते हैं तो उस समय यदि आप देखते हैं तो सभा के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? सभापति कहा गया है। सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? पितर कहा जाता था। और आज क्या कहा जाता है? राज्यसभा के सदस्य कहा जाता है साथियों, जिन्हें एमपीज का आप कह सकते हैं। जिससे पता चलता है कि बुजुर्ग और अनुभवी लोग ही एक तरह से इसके सदस्य हुआ करते थे। याद रखेंगे, सभा में वे लोग रहा करते थे जो बुद्धिमान हुआ करते थे, जो बुजुर्ग हुआ करते थे, या कह सकते हैं जो अनुभवी लोग हुआ करते थे वही लोग सभा के सदस्य हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, मैंने आपको सभा के बारे में बताया कि सभा को क्या कहा गया है? उच्च सदन कहा गया है। जैसा कि आज राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। यानी कि आज की राज्यसभा और उस समय की सभा की बात करते हैं तो दोनों एक तरह से समान मानी जा सकती हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं सभा के सदस्य कौन हुआ करते थे? ये मैंने आपको बता ही दिया है। सभा के सदस्यों को सभ्य
या सभासद कहा गया और सभा के अध्यक्ष उसको सभापति कहा गया है, या सभा के सदस्यों को पितर भी कहा गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बुजुर्ग और अनुभवी लोग रहा करते थे। अब आइए दूसरी संस्था के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी संस्था है हमारी समिति के बारे में बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? समिति की बात करते हैं। तो आम लोगों की यह संस्था हुआ करती थी। कहने का मतलब ये है जैसे आज लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ आम लोग माना जाता है एक तरह से, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए सीधे प्रतिनिधि होते हैं साथियों। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कह सकते हैं आम लोग इसके सदस्य कह सकते हैं, यानी कि लोकसभा के समान आप समिति को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। आम लोगों की संस्था हुआ करती थी। समिति की बात करते हैं। समिति में सभी नागरिक सदस्य होते थे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी नागरिक हुआ करते थे वे हमेशा समिति के सदस्य हुआ करते थे, और समिति में आम विषयों पर ही चर्चा की जाती थी। तो समिति की बात करते हैं तो समिति में यदि आप देखते हैं तो आम लोगों की ही चर्चा की जाती है साथियों, या की जाती थी। ये बातें याद रखेंगे। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? किसान कहा गया है। जैसे कि इस समय अगर आप देखते हैं तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को, लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा गया है? अध्यक्ष कहा जाता है, यानी कि स्पीकर कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो समिति की बात करते हैं तो समिति के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? किसान कहा गया है। अभी अगर आप देखते हैं तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष साथियों अगर आप देखेंगे तो ओम बिरला की बात करते हैं तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के कौन है? स्पीकर है, अध्यक्ष है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, शुरुआत में समिति में महिलाएं भी आती थी और रिक नामक गान गाया करते थे साथियों। ये बातें भी याद रखेगा। और वैसे तो अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में अब जो लोकसभा राज्यसभा है उसमें महिलाओं का भी कहीं ना कहीं योगदान होता है, या महिलाएं भी सदस्य होती हैं। तो उस समय समिति की बात करते हैं तो समिति में महिलाएं भी सदस्य हुआ करते थे जो रिक नामक गायन गाया करती थी। तो समिति की बात हमने आपको बताया। समिति की बात करते हैं, आम लोगों की संस्था थी जहां पर एक तरह से आम विषयों पर चर्चा की जाती थी, और इसके सभी नागरिक सदस्य हुआ करते थे। इसके अध्यक्ष को क्या कहा गया है? किसान कहा गया है, और महिलाएं भी इसका सदस्य हुआ करती थी। ये बातें भी याद रखेगा। अब आइए बात करते हैं विदव के बारे में बात कर लेते हैं। तो विदव की बात करते हैं साथियों, तो विदव जो थी आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। देखिए विदव की बात करते हैं तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था अगर कोई है साथियों या कोई थी तो वो थी विदव की बात करते हैं। विदव एक जनजातीय सभा हुआ करते थे। तो विदव की बात करते हैं एक जनजातीय सभा हुआ करते थे, यानी कि इसमें अगर आप देखते हैं तो धर्म या युद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए जाते थे। तो विदव की बात करते हैं तो विदव में जो निर्णय लिए जाते थे अर्थात जो डिसीजन लिए जाते थे वो जैसे कि बात करते हैं धर्म से संबंधित या युद्ध से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बातें हुआ करते थे तो इसमें डिसीजन लिया जाता था या लिए जाते थे साथियों। ये बातें याद रखिएगा। तो ऋग वैदिक काल की 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया जो काफी ज्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण थी या काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। सभा, समिति और विदव की बात करते हैं तो ये बातें याद रखेंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो ये जो सभा समिति होती है साथियों, देखिए जो सभा और समिति होती है यानी कि ये जो 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी ना, इनकी शक्तियां कम हो जाती हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इनकी ये शक्तिहीन हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, समिति के माध्यम से राजा का भी चुनाव किया जाता था। तो याद रखिएगा समिति के माध्यम से राजा का भी चुनाव किया जाता था। और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो ऋग वैदिक काल में कहीं ना कहीं जनतंत्र था, यानी कि लोकतंत्र था, लोगों के द्वारा ही राजा का चुनाव होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है कि जो सभा और समिति होती हैं इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और जिसके वजह से राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत हो जाता है। और उसी के बाद से अगर आप देखते हैं तो काफी लंबे समय तक क्या होता है कि राजा का पद वंशानुगत हो जाता है, राजा का बेटा राजा ही बनता जाता है साथियों। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर एक और बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो होती है वो जन्म आधारित हो जाती है, जो कि मैंने आपको ऋग वैदिक काल में बताया था कि वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं साथियों तो वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं तो ये सब कर्म पर आधारित थी। लेकिन इस समय क्या हो जाता है, एक तरह से जन्म पर आधारित सारी चीजें हो जाती हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं साथियों तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद
और ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद की बात करते हैं, इनके माध्यम से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर हमें जानकारी हासिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों का एक तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इस समय कुरु जनपद की बात, महाजनपद की बात करते हैं, पंचाल की बात करते हैं और काशी की बात करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख महाजनपद थे या जनपद थे। तो याद रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण एक तरह से जनपद या महाजनपद हुआ करते थे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, महत्व था जिनका। कुरु, पांचाल और काशी की बात करते हैं साथियों। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऋग वैदिक काल में जहां स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, अर्थात उन्हें उपनयन संस्कार करना पड़ता था या करवाना पड़ता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, स्त्रियों को शिक्षा का जो अधिकार होता है वो छीन लिया जाता है, अर्थात कह सकते हैं उनको उनका अधिकार बंद कर दिया जाता है, उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया जाता है। क्योंकि उस समय अगर किसी स्त्री को या स्त्रियों को शिक्षा लेना होता था, उन्हें उपनयन संस्कार करवाना पड़ता था या करना पड़ता है। फिर भी सत ब्राह्मण में गार्गी, मत्रे जैसे विदुषी महिलाओं की बात करते हैं, एक काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ये संस्कृत के विद्वान भी थे साथियों। और स्त्रियों का पैतृक अधिकार इस समय समाप्त हो जाता है। देखिए, ऋग वैदिक काल में एक तरह से अगर आप देखते हैं तो महिलाओं को भी पिता के संपत्ति में अधिकार मिला हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, स्त्रियों की स्थिति निम्न हो जाती है और महिलाओं को पिता के संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। और वर्तमान में यदि आप देखते हैं तो अब क्या हो गया है कि अगर कोई भी लड़की अपने पिता की संपत्ति में बंटवारा करना चाहे, चाहे शादी के पहले या शादी के बाद, वो कर सकते हैं, यानी कि पिता की संपत्ति में उसका भी अधिकार है साथियों, जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रों के विकास होने लगा, यहाँ पर राजा शक्तिशाली होने लगा साथियों, यानी कि राजा की शक्ति बढ़ने लगी। सभा और समिति गण विदक की बात करते हैं तो इनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, अर्थात कह सकते हैं इनका महत्व ना के बराबर होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि को ज्यादा महत्व दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, जिस तरह से ऋग वैदिक काल में क्या था कि एक तरह से कृषि के बजाय पशुपालन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जिसमें से ज्यादातर गायों को लोग पालते थे और गाय को गविष्ठ, गाय के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है और गाय को ना मारने को अघन्य शब्द प्रयोग किया गया है साथियों। ये बातें भी याद रखेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा गया होगा, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन ऋग उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो एक तरह से पशुपालन के बजाय कृषि का ज्यादा महत्व हो जाता है, अर्थात एग्रीकल्चर को ज्यादातर प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख लेकिन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय से होती है या होता था। देखिए, वस्तु विनिमय का मतलब हो जाता है सामानों का अदला बदली के माध्यम से क्या होता था, एक तरह से व्यापार होता था। और मापने की इकाइयां जो हुआ करती थी, मेजरमेंट जो हुआ करते थे, वो निष्क की बात करते हैं, शतमान की बात करते हैं, आदि मेजरमेंट हुआ करते थे, यानी कि मापन इकाई। जैसे आज हम लीटर, किलो, एक तरह से किलो वाट वगैरह में बांटते हैं, उस समय कुछ इस तरह की इकाइयां हुआ करते थे। अथर्ववेद में पहली बार चांदी के बारे में जानकारी मिलती है। तो अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखते हैं तो पहली बार चांदी की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड, मृदभांड का मतलब हो जाता है मिट्टी के बने हुए बर्तनों की बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन ही सकता है महोदय। तो याद रखेंगे, सबसे पहली बात करते हैं लाल मृदभांड की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं काले मृदभांड की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं तो काले व लाल मृदभांड की बात करते हैं, फिर चित्रित धूसर मृदभांड की बात करते हैं साथियों। तो उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड पाए जाते हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, और वो होते हैं लाल मृदभांड, काले मृदभांड, और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो काले व लाल मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड, यानी मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और ऋग्वेद की बात करते हैं, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद माना जाता है।
सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये भी मैंने बता दिया है। वेदों को सही अर्थ में समझने के लिए क्या किया गया है, वेदांगों की रचना की गई है। तो याद रखेंगे, वेदों को समझने के लिए सही अर्थ में किसकी रचना की गई है, वेदांगों की रचना की गई है। और वेदांग कुल कितने हैं साथियों, तो वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें से शिक्षा, कल्प और व्याकरण और निरुक्त की बात करते हैं, फिर उसके बाद छंद की बात करते हैं और ज्योतिष की बात करते हैं। तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदांगों की कुल संख्या है 6 है साथियों, ये बातें याद रखेंगे। उपनिषदों में दार्शनिक तथा व्यवहारिक तथ्यों पर बल दिया गया है। तो उपनिषदों की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो किसकी जानकारी दी गई है, तो दार्शनिकों और व्यवहारिक के बारे में जानकारी दी गई है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है साथियों। और जिसमें से अगर आप देखते हैं तो मुंडकोपनिषद याद रख लीजिएगा, एक उपनिषद याद रखेंगे मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही हमने भारत के राष्ट्रीय वाक्य के लिया हुआ है सत्यमेव जयते की बात करते हैं, तो सत्यमेव जयते को हमने कहां से लिया हुआ है, तो मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है साथियों, ये बातें याद रखेंगे। वेद तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ाने वाला आचार्य उपाध्याय कहलाता है साथियों, ये बातें याद रखेंगे। तो जैसा कि बात करते हैं वेदों या अन्य शास्त्रों को पढ़ाने वाला आचार्य क्या कहा गया, उस आचार्य को उपाध्याय कहा गया है, ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं साथियों, तो उसमें कुछ प्रमुख दर्शन या प्रवर्तक की बात करते हैं। जैसे सांख्य दर्शन की बात करते हैं, इसके प्रवर्तक कपिल या सांख्यिका माने गए हैं। और योग दर्शन की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं, पतंजलि की बात करते हैं। योग सूत्र की बात करते हैं, न्याय दर्शन के रचयिता प्रवर्तक कौन माने गए हैं, तो गौतम या न्याय सूत्र की बात करते हैं साथियों। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं, कणाद या उलूक की बात की जाती है। पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो जैमिनी की बात की जाती है। और उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो बदरायण की बात करते हैं, अर्थात ब्रह्मसूत्र की बात करते हैं साथियों। ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कई बार क्या होता है, मिलान करने के लिए दे देता है, कई बार ऑप्शन ए और बी करके दे देता है कि सूची ए और सूची बी करके दे देता है। अगर आपको पता रहेगा तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो निश्चित तौर पर आप क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे, आप गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के प्रारंभिक राज्यों के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे इसका उदय हुआ। वैसे तो अगर आप देखते हैं तो 16 जनपदों के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन जनपदों अब हम बात करने चल रहे हैं कि 16 महाजनपदों के बारे में बात करने चल रहे हैं। किसके बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में, अर्थात भारत के प्रारंभिक राज्यों का उदय कैसे हुआ, कैसे छोटे छोटे राज्य आगे चलकर एक तरह से बड़े राज्य बन जाते हैं, ये बातें हम समझने चल रहे हैं। तो महाजनपद की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद में परिवर्तित हो गया। यानी कि जो जनपद थे वो आगे चलकर महाजनपद बन गए साथियों। और अधिकांश महाजनपद की एक राजधानी हुआ करते थे। तो ज्यादातर महाजनपदों की एक तरह से अगर आप देखते हैं तो राजधानियां भी हुआ करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी अभी लखनऊ है, वैसे उस समय राजाओं महाराजाओं की बात करते हैं या 16 महाजनपदों में से अगर आप देखते हैं तो कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनकी राजधानियां भी हुआ करते थे। अब कई राजधानियां क्या करती थी साथियों, किलाबंदी करके रखते थे, ठीक है। किलाबंदी क्यों करती थी ये तो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो किलाबंदी की बात करते हैं तो इनके चारों लकड़ी या ईंट या पत्थर के ऊंची ऊंची दीवारें बनाए जाते थे। यानी कि राज्य के चारों तरफ अगर आप देखते हैं तो बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती थी ताकि एक तरह से राज्य को सुरक्षित किया जा सके। और भी कई मामले हैं, कई चीजें हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं। तो राजाओं के आक्रमण के डर से सुरक्षा के लिए राजा क्या करते थे, राजा क्या करते थे, किलों वगैरह का निर्माण किया करते थे साथियों। जबकि कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल या ऊंची या प्रभावशाली दीवारें इसलिए खड़ी कर देते थे ताकि एक तरह से राजा की समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन यानी कि शक्ति का पता चल सके। कि जैसे बहुत सारे राजा क्या करते थे, अपनी राज की राजधानियों की इसलिए किलाबंदी कर देते थे ताकि दूसरे राजा उनसे भयभीत हो जाएं, डर कर एक तरह से उन पर आक्रमण ना करें। इसलिए क्या होता था कि जो राजा हुआ करते थे वे अपने राज्य की राजधानियों को चारों तरफ से किलेबंदी कर देते थे। तो दो बातें याद रखिएगा कि किलेबंदी किस लिए की जाती थी। एक तो पहला कारण ये हो जाता है साथियों कि इसलिए करते थे ताकि अगर आप देखते हैं
ताकि क्या हो सके कि एक सुरक्षा प्रदान कर सके, कोई राजा उस राज्य पर आक्रमण ना करे। और कई बार अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए क्या करते थे कि कोई भी मतलब राजा क्या करते थे, अपने राज्य की राजधानियों को किलाबंदी करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं 16 महाजनपदों में से अगर आप देखते हैं तो वज्जी और मल्ल ऐसे जनपद थे जो गणतंत्र थे। गणतंत्र का मतलब हो जाता है यहाँ पर जो राजा हुआ करता था वो चुनाव के माध्यम से अपने पद पर जाता था। यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं जाया करता था, बल्कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता था कि एक तरह से राजा जो हुआ करता था वो क्या करता था, वो चुनाव के माध्यम से जाया करता था। बाकी सभी एक तरह से जो 14 महाजनपद है, देखिए 16 में से अगर आप देखते हैं तो 14 महाजनपद वहां पर राजतंत्र था, राजा ही सर्वोपरि हुआ करता था और राजा का पद वंशानुगत हुआ करता था। या लेकिन वज्जी और मल्ल की बात करते हैं, यहाँ राजा का पद वंशानुगत नहीं था बल्कि जनता के द्वारा राजा कहीं ना कहीं चुना जाता था। विशाल किलेबंदी या किले बनवाने और बड़ी सेना रखने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एक तरह से संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। बिल्कुल सही बात है, अब कोई भी राजा इतनी बड़ी सेना इतनी सारी चीजें कर रहा है तो उसे बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता तो पड़ेगी। और इसके लिए महाजनपदों के राजा नियमित रूप से टैक्स वसूलना शुरू कर दिए। जब राजा को लगा कि भैया इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं, इससे हमारा पूरा का पूरा राजकोष खाली हो जाएगा, तो फिर एक तरह से एक समय ऐसा आएगा जब राजा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो राजा ने कहा कि भाई देखो, अब जनता को हम तो या जनता को एक राजा जनता से कहता है कि हम आप सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले ही 16 महाजनपद आ चुके थे अस्तित्व में। तो याद रखेंगे 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था गौतम बुद्ध के जन्म के पहले। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि महोदय ये बता दीजिए कि क्या भगवान बुद्ध के पहले ही 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था क्या, या अस्तित्व में आ चुके थे क्या? तो आप बताएंगे बिल्कुल 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था या अस्तित्व में आ चुके थे। जब क्या था कि एक तरह से गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की बात करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, वो है अंगुत्तर निकाय। याद रखेंगे बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है साथियों, वो है अंगुत्तर निकाय। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो इस ग्रंथ में आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, गौतम बुद्ध के जन्म के पहले ही 16 महाजनपदों की जानकारी मिल जाती है। और अगर आप देखते हैं तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलेगी साथियों। तो 16 महाजनपदों की जानकारी अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से आप पा सकते हैं और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से आप पा सकते हैं। ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। ए है 16 महाजनपदों की बात करते हैं। अगर आपका मन करता है भैया तो आप पढ़ लीजिएगा, वैसे तो एक बार इनके राज्य और राजधानियों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर पूछा गया, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो 1-2 नंबर आपके कट जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा, एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 16 महाजनपदों में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो याद रखेंगे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था साथियों तो वो था, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो वो था मगध की बात करते हैं। 16 महाजनपदों में से अस्मक की बात करते हैं तो अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो अस्मक की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। बुद्ध काल का सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली गणराज्य की बात करते हैं वो था वैशाली की लिच्छवी की बात करते हैं। तो बुद्ध काल में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा गणराज्य या शक्तिशाली की बात करते हैं तो वो था वैशाली का लिच्छवी की बात करते हैं। इस काल के 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, कुशल, मगध और वत्स अवंती की बात करते हैं। अब भारतीय इतिहासों द्वारा या अगर आप देखते हैं तो इतिहास विद्वानों द्वारा अगर आप देखते हैं तो राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित या उत्कृष्ट शासन पद्धति माना गया है। देखिए कुछ विद्वानों का मानना यह है कि राजतंत्र ही सबसे अच्छा एक तरह से तंत्र माना जाता है। तो राज्य को चलाने के गंधार कंबोज के क्षत्रियों को क्या कहा गया है, वार्ता शस्त्रोप जीविता कहा गया है। ये भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो गंधार और कंबोज के जो क्षत्रिय हुआ करते हैं उन्हें वार्ता शस्त्रोप जीविता कहा गया है। ये भी याद रखना चाहें तो रखिएगा, नहीं तो कोई सुन नहीं है। ठीक है, मगध साम्राज्य की स्थापित होने से पूर्व राजा का चयन लोगों द्वारा किया जाता था, लेकिन मगध साम्राज्य की उत्पत्ति के साथ ही यह व्यवस्था खंडित हो गई। अब राजा का चयन वंशानुगत आधार पर होने लगा
अर्थात राजा का बेटा अब राजा ही बनेगा साथियों। और राज्य की आय में वृद्धि होने के साथ ही राजा का पद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि भैया राजा के पास टैक्स आने लगा। अब टैक्स आने लगा तो राजा अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना लिया। और इसी समय से राज्य की विस्तारवादी नीति की आधारशिला रखी गई साथियों। ये बातें भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारतीय इतिहास में प्रारंभिक राज्य निर्माता के रूप में मगध साम्राज्य के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश और नंद वंश का उदय हुआ था। तो याद रखेंगे मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे। एक तो हर्यक वंश की बात करते हैं, शिशुनाग वंश की बात करते हैं, और नंद वंश के शासकों का एक तरह से कहीं ना कहीं शासन था साथियों। किसकी बात हम कर रहे हैं, तो मगध की बात कर रहे हैं। इन वंशों से संबंधित राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार विभिन्न तरीकों से किया था। कोई युद्ध के द्वारा, तो कोई यज्ञ के द्वारा, कोई वैवाहिक संबंधों के द्वारा क्या हुआ, राज्य को अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य को आगे बढ़ाया साथियों। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि मगध पर शासन करने वाले जो राजा रहे हैं वे किस माध्यम से अपने राज्य को आगे बढ़ाए थे, तो आप बताएंगे तो कोई युद्ध के माध्यम से, कोई यज्ञ के माध्यम से, कोई वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आइए अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में, क्योंकि 16 महाजनपदों में से अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई महाजनपद बनता है तो वो बनता है साथियों मगध की बात करते हैं। तो आइए हम समझते हैं मगध के बारे में। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिए, क्योंकि ये मान के चलिए इससे बाहर से कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने मेरी हिस्ट्री के अच्छे तरीके से पूरी वीडियोज को फॉलो कर लिया और एक बार नोट्स को रिवीजन कर लिया ना, फिर कुछ ये मान के चलिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। अच्छा, ये जो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो ये सभी परीक्षाओं के लिए है। कोई भी परीक्षा आप दीजिए, अगर इतिहास जैसा विषय है तो फिर मान के चलिए कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो समकालीन जनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था साथियों, और उसने अनेक प्रकार की नीतियों को अपनाकर लगभग भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। मगध की सफलता के क्या कारण रहे, मतलब मगध क्यों इतना ज्यादा शक्तिशाली बना साथियों, आइए जान लेते हैं कि मगध इतना शक्तिशाली राज्य कैसे बनता है। तो जैसा कि बात करते हैं लौह खनिज के भंडार, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप देखते हैं तो लोहे के भंडार पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मगध एक तरह से शक्तिशाली बन जाता है। मगध की दोनों राजधानियां, एक तो राजगृह की बात करते हैं जिसे राजगीर कहा गया है, एक तो राजगृह की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं पाटलिपुत्र की बात करते हैं। तो इस सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसमें से राजगृह की बात करते हैं वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी या घिरा हुआ था साथियों। ये बातें याद रखिएगा। तो इसमें कोई भी युद्ध कर ही नहीं सकता, कोई लड़ ही नहीं सकता, कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो मगध शक्तिशाली राज्य बन जाता है। पाटलिपुत्र से सभी दिशाओं में संचार, यातायात संबंध स्थापित किए जा सकते थे। तो पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो एक राजधानी इसकी पाटलिपुत्र भी था। मगध की बात करते हैं और जहां से अगर आप देखते हैं तो हर एक दिशा में, किसी भी दिशा में संचार या यातायात के संबंध को स्थापित किया जा सकता था, क्योंकि चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, चारों ओर इसके नदियां पाई जाती हैं, और जिसके वजह से हर जगह एक तरह से आवाजाही हो सकता है साथियों। और मगध पहला महाजनपद था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का इस्तेमाल किया था। ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो मगध की बात करते हैं तो मगध पहला महाजनपद था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का इस्तेमाल किया था साथियों। अब नंद वंश की सेना में 6000 सैनिक थे, और मगध का समाज कैसा था, रूढ़ी विरोधी था साथियों। तो मगध का समाज कैसा था, रूढ़ी विरोधी था। ये बातें याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में। आइए बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं, तो मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट वगैरह भी करते चलेंगे। अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह बना तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए अब दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतिहास जैसे विषय को एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बस एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आप, उसके बाद दोबारा आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका हर एग्जाम आपके हाथ में होगा। ठीक है, जिस एग्जाम पे आप हाथ रखेंगे वो एग्जाम आपका होगा, इससे बाहर से कोई भी चीजें नहीं आने वाली हैं। तो साथियों, मगध साम्राज्य पर 3
वंश के शासकों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के शासकों ने शासन किया था साथियों। आइए हम जानते हैं, सबसे पहले आइए समझते हैं हर्यक वंश के बारे में बात करते हैं। तो मगध पर सबसे पहली बात करते हैं तो हर्यक वंश की स्थापना होती है। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था साथियों, वो था बिंबिसार की बात करते हैं। तो याद रखेंगे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार की बात करते हैं, जो कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार की बात करते हैं। इसने मगध साम्राज्य के महत्व को मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या कह सकते हैं इसे यहाँ का, इस साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं हर्यक बिंबिसार को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और काफी संवेदनशील था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने राज्य मगध साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। ये बातें भी याद रखिएगा। तो हर्यक वंश का शासक बिंबिसार की बात करते हैं। इसने मगध में अगर आप देखते हैं तो इसने क्या किया? अंग एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से अगर आप देखते हैं तो एक महाजनपद कौन था साथियों? महाजनपद की बात करते हैं तो है अंग की बात करते हैं। तो अंग को बिंबिसार ने जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। मगध राज की आरंभिक राजधानी यानी स्टार्टिंग की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह थी साथियों। ये बातें याद रखेंगे। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया था। याद रखेंगे, क्षेत्रोजस कहा गया है बिंबिसार को। और जैन साहित्य में से क्या कहा गया? बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है, तो क्षेत्रोजस कहा गया है। और जैन साहित्य में से क्या कहा गया है? तो जैन साहित्य में से कहा गया है श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया इसे? तो श्रेणिक कहा गया है साथियों। और वह महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक बताया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का कौन था? संरक्षक था और मित्र था कौन? बिंबिसार की बात करते हैं। अब बिंबिसार के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती के राजा चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सार्थ हेतु भेजा था साथियों। बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? ये भी याद रखेंगे। बिंबिसार का राज्य वैद्य था जीवक की बात करते हैं, जो कि कहां पर गया था? तो चंड प्रदोत के राजा के यहाँ गया था, जो कि अवंती के राजा थे साथियों। और इनके एक तरह से इनके घर में इलाज करने के लिए गए थे या गया था। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल राज्य की प्रसेनजीत की बहन थी। तो याद रखेंगे, बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम था कौशल देवी की बात करते हैं, जो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। किसकी बहन थी? तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी साथियों। और दूसरी पत्नी का नाम था लिच्छवी की राजकुमारी चिल्लना की बात करते हैं। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? चिल्लना, जो कि एक तरह से लिच्छवी राजकुमारी थी साथियों। ये बातें याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। देखिए, अगर आप देखते हैं तो अजातशत्रु क्या करता है, कैसे शासक बनता है? अपने पिता की ही हत्या कर देगा। अभी आप देखेंगे अजातशत्रु क्या करेगा, आगे चलकर अपने पिता की हत्या करके स्वयं क्या बन जाता है? राजा बन जाएगा। तो समझिएगा साथियों, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या कर दिया और जैसे ही बिंबिसार की हत्या करता है वैसे स्वयं मगध का शासक बन जाता है। और जिसके वजह से अगर आप देखते हैं तो इसे पितृहंता शासक भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे? पितृहंता शासक भी कहा जाएगा, क्योंकि इसने अपने पिता की ही हत्या किया। और आगे चलकर इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु की हत्या फिर इसका पुत्र उदयन कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाएगा, हर्यक वंश को। तो याद रखेंगे, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा महोदय तो आप बता दीजिएगा। वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा डीप गया तो फिर आप बता देंगे, या तो हो ही गया है, पता चल ही गया है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि बात करते हैं, अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत इसने काशी वज्जी के संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद, मतलब काशी महाजनपद को जीता और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो वज्जी को जीता और अपने मगध साम्राज्य में इसने मिला लिया था। इसके मंत्री वत्सकार द्वारा वैशाली की लिच्छवियों में फूट डाल दिया और जिसके कारण एक तरह से वज्जी को पर विजय प्राप्त कर लिया इसने। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। तो अगर बहुत ज्यादा डीप पूछा गया ना, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा कि अजातशत्रु की बात करते हैं तो इसने अपने हथियारों में किसे शामिल किया था? एक तो रथ मूसल की बात करते हैं
और दूसरा महाशिला कंटक की बात करते हैं। ये दो नए हथियार को इसने शामिल किया था अपने युद्ध में। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में सुदृढ़ कर दुर्ग का निर्माण करवा दिया, अर्थात चारों तरफ किलेबंदी करवा दिया। साथियों ये भी याद रखेंगे। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध का निर्वाण हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। तो स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था साथियों राजगृह में? तो इसने ही करवाया था। इसी के काल में राजगृह की सप्तर्णी गुफा में तो बौद्ध संगीति हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें से अगर आप देखते हैं तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। तो अगर पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप बताएंगे अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी साथियों। और जैसा कि बात करते हैं, ठीक है, कहां पर हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और भिन्न पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। तो याद रखेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में लिपिबद्ध किया गया है। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष और बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया था। पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से कोई एक पुराण बता रहा है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो अजातशत्रु ने मगध पर 28 वर्ष तक शासन किया, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया था। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र क्या बन जाता है? उसका पुत्र उदयन स्वयं शासक बन जाता है मगध का। तो याद रखेंगे, बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करते हैं तो उसकी हत्या कौन करेगा? उसका पुत्र उदयन करेगा। वही बातें हैं, मैंने हमेशा इस बात को जोर दिया है कि जो चीजें आप जैसा करेंगे वही चीजें आपके पास वापस आएंगी। ठीक है, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि किसी को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वो चीजें आप पर वापस आएंगी। ठीक है, आप महसूस करें या ना करें, अगर आप थोड़ा सा भी महसूस करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वाकई में जो चीजें हम जैसा करते हैं वही चीजें हमारे पास वापस आती है। इसलिए हमें दूसरों के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहिए और जितना हो सके अच्छा करना चाहिए, और नहीं हो सकता है तो कुछ मत करो, उनको एक तरह से अलग छोड़ दो। अब आइए हम बात करते हैं उदयन के बारे में बात करते हैं। उदयन की बात करते हैं तो उदयन ने पुराणों और ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया, और उसी पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? कुसुमपुर भी कहा गया। तो याद रखेंगे, पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? कुसुमपुर भी कहा गया साथियों। और अगर आप देखते हैं तो उसे ही इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो उदयन के समय में एक तरह से राजधानी क्या बन जाती है मगध की? पाटलिपुत्र की बात करते हैं, जिसे कुसुमपुर के नाम से जाना गया है। पुराणों के अनुसार उदयन ने 33 वर्ष तक और महावंश के अनुसार 16 वर्षों तक अगर आप देखते हैं तो मगध पर शासन किया। अच्छा, जैन धर्म का एक अनुयायी था। तो याद रखेंगे, उदयन जो था जैन धर्म को मानने वाला था शासक। तो ये बातें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। तो अगर आप देखेंगे तो हर्यक वंश का अंतिम शासक, अगर पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, आप बताएंगे हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने कर दिया था? इसके महामात्य की बात करते हैं, शिशुनाग की बात करते हैं, अर्थात इसका जो मुख्यमंत्री था, यानी कि इसका जो मेन मंत्री था, उसने इसकी हत्या कर दिया था। शिशुनाग की बात करते हैं तो याद रखेंगे, शिशुनाग ने क्या किया था? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके स्वयं क्या करता है? एक तरह से मगध को अपने कब्जे में कर लेता है और उस पर शासन करता है, और एक नए राज्य की या नए वंश की स्थापना कर देता है, और नया वंश क्या बन जाता है? शिशुनाग वंश बन जाता है। तो फिर क्या बन जाता है? कौन सा वंश बन जाता है? तो शिशुनाग वंश बन जाता है साथियों। ये बातें याद रखिएगा। आइए अब हम पढ़ लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती वत्सराज को जीतकर मिला लिया, जिसे मगध साम्राज्य का विस्तार या उत्तरी भारत में मालवा से बंगाल तक हो गया। जिससे क्या हो गया? मगध साम्राज्य का विस्तार और भी ज्यादा हो गया, उत्तर भारत में मालवा तक, और मालवा से अगर आप देखते हैं तो बंगाल तक हो जाता है। इसने क्या किया? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखेंगे कि मगध की राजधानी इसने क्या बनाया? वैशाली को राजधानी बनाया था साथियों। ये बातें याद रखेंगे।
और आगे चलकर इसका जो उत्तराधिकारी होता है कालाशोक की बात करते हैं, तो आगे चलकर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बनता है? कालाशोक बनता है, ये भी याद रखेंगे। तो शिशुनाग के बाद कौन शासक बनता है शिशुनाग वंश में? तो कालाशोक बनता है। ये वही कालाशोक है जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। याद करके, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था। और कहां पर हुआ था? राजगृह के सप्तर्णी गुफा में। और दूसरी बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो वो किसके समय में हुआ था? तो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में हुआ था, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था साथियों। पुराणों और दिव्यावधि में कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना गया। तो याद रखेंगे, कालाशोक को एक और नाम से जाना गया है, वो है साथियों काकवर्ण के नाम से जाना गया पुराणों और दिव्यावधानों में। और इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बना लिया। जैसे शिशुनाग के समय में वैशाली मगध की राजधानी थी, लेकिन इसके समय में राजधानी क्या बन जाती है? इसके समय में पाटलिपुत्र की राजधानी, सॉरी, इसके समय में दोबारा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन जाती है साथियों, याद रखेंगे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। तो याद रखेंगे, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? नंदीवर्धन था साथियों। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और आगे चलकर क्या होता है? एक नए वंश की स्थापना होती है और नया वंश क्या बन जाता है? नंद वंश की बात करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नंद वंश के बारे में। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लेता हूं, फिर आगे बढ़ाता हूं चीजों को। अब देखिए, जो छात्र पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे उनको सब कुछ सीक्वेंस में समझ में आ रहा होगा। अब यही सीक्वेंस अगर वे पूरे तरीके से सारी चीजों को देख लेते हैं, लास्ट तक कुल मिलाकर पूरी हिस्ट्री की वीडियो को देख डालते हैं, तो मान के चलिए हिस्ट्री से उनके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर उन्हें कुछ चीजें नहीं भी पता होंगे तो वे क्या कर सकेंगे? अनुमान के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे कि हाँ, यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं, दो में से यही हो सकता है एक। ठीक है, तो ए है। अगर जिसने बीच बीच से पढ़ा वो कभी कुछ नहीं समझ पाएगा, वो बस परेशान रहेगा। ठीक है, और कोई मतलब होगा भी नहीं। नंद वंश की बात करते हैं तो आइए हम बात करते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश की बात करते हैं तो इस वंश का जो संस्थापक था साथियों, वो महापद्म नंद की बात करते हैं। ये जो महापद्म नंद था ना, इसके बारे में बताया जाता है कि यह एक शूद्र शासक था। तो महापद्म नंद की बात करते हैं तो यह एक शूद्र शासक था और अपनी विजयों के फलस्वरूप महापद्म नंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया था। आगे चलकर खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग पर विजय के बारे में बताया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं महापद्म के नंद के 8 पुत्रों में से अंतिम पुत्र की बात करते हैं। तो अंतिम पुत्र कौन था? धनानंद की बात करते हैं। ये वही धनानंद है जो एक तरह से मगध का सबसे आतताई या क्रूर शासक बनता है, जिसने क्या किया था? आचार्य चाणक्य का अपमान किया था, और जिसकी वजह से आचार्य चाणक्य आगे चलकर क्या करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसको उसके गद्दी से हटाएंगे और चंद्रगुप्त मौर्य का मगध का शासक बनाएंगे, और फिर एक नया वंश आ जाएगा, एक तरह से मौर्य वंश आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो पुत्र कौन होता है? धनानंद होता है, और यही धनानंद होता है जिसके समय में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। ठीक है, इसके शासनकाल में ही सिकंदर ने 325 में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया था, और धनानंद का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखेंगे, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद की बात करते हैं, ये बातें भूलेंगे नहीं साथियों। चलिए, मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम और एक महान साम्राज्य बना था। मौर्य शासन काल के दौरान मगध का साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। यानी कि जब मौर्य वंश का शासन था तब मगध की बात करते हैं तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था साथियों। मौर्य शासक सम्राट, मौर्य शासकों को सम्राट कहा जाता था, जिन्हें अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक बड़ी संख्या में कर और सेनाओं की जरूरत हुआ करते थे। इस काल के 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, कौशल, मगध, वत्स और अवंती हुआ करते थे। विद्वानों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट एक तरह से शासन पद्धति माना है। आइए बात करते हैं कि मौर्य काल या मौर्योत्तर कालीन के बारे में आइए हम समझ लेते हैं साथियों। जैसा कि बात करते हैं तो भारत में अगर आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो आचार्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक को क्या हुआ था? अंतिम शासक को पराजित करके नंद वंश की
स्थापना किया था, एक तरह सॉरी मौर्य वंश की स्थापना किया था। याद रखेंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त माने जाते हैं। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना गया है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त को स्ट्रैबो जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बताया है। और एरियन की बात करते हैं, एरियन और प्लूटार्क की बात करते हैं, इन लोगों ने एंड्रोकोटस बताया। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी बताया गया है। सर विलियम जोन्स की बात करते हैं, इन नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया। मतलब एक तरह सर विलियम जोन्स बताते हैं जिसे सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना गया है, वो कोई और प्राणी नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य की नियुक्त किया था। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारत का मैकेयावेली भी कहा जाता है। इन्हें भारत का मैकेयावेली भी कहा जाता है। साथियों ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में पराजित कर हेरात और अराकोसिया यानी गंधार और जेड्रेसिया और पेरोसिंडियाई के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी हुई है। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहा करता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था साथियों, वो रहा करता था एक तरह से मेगास्थनीज की बात करते हैं जो सेल्यूकस का राजदूत था साथियों। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका की बात करते हैं। और इंडिका में जो सारी जानकारी लिखी गई है वो मौर्य वंश के बारे में सारी जानकारी लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म को ग्रहण किया था और एक तरह से जैन धर्म के अनुसार ही एक तरह से इन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो एक कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं पहाड़ी पर और वहां पर संलेखना पद्धति के माध्यम से, संलेखना मतलब होता है उपवास, उपवास के माध्यम से बिना कुछ खाए पिए धीरे धीरे क्या होता है कि अपने प्राण को त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं साथियों, ये बातें याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। देखें बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंदुसार जो था वो अगर आप देखते हैं तो मौर्य वंश का दूसरा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था साथियों। अगर मौर्य वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनता है। यूनानी ग्रंथों में इन्हें अमित्र चेटक बताया गया है, अमित्र घात बताया गया है, यानी कि शत्रुओं को नाश करने वाला बताया गया है। और एक अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो याद रखेंगे जो बिंदुसार की बात करते हैं एक किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो अजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? तो अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे साथियों, वो थे बिंदुसार की बात करते हैं। बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजदूत डायनोसियस और सीरिया का राजदूत डाइमेकस आया था। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता भी बताया है। अब अगला शासक बनता है साथियों अशोक की बात करते हैं, जो कि बिंदुसार के एक कौन होते हैं? पुत्र होते हैं। ये भारत के महान राजा माने जाते हैं, यानी कि अशोक की बात करते हैं एक अच्छे सम्राट माने जाते हैं। आइए बात करते हैं बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का अगला शासक बनता है एक तरह से अगर आप देखेंगे तो अशोक की बात करते हैं। तो अशोक मौर्य वंश के शासक बनते हैं। इनका राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी में हुआ था साथियों, और राजगद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। अशोक के आरंभिक जीवन की राजधानी अगर आप देखते हैं तो दिव्यावदान या सिंगली अनुस्मृति में मिलती है। ठीक है, आरंभिक जीवन की जानकारी देखिए अशोक के बारे में अगर स्टार्टिंग की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो वो इनके आरंभिक जानकारी मतलब इनके बारे में जो जानकारी मिलेगी दिव्यावदान से मिलेगी और सिंगली के अनुस्मृतियां यानी ग्रंथों से मिलेगी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में क्या होता है कलिंग पर आक्रमण किया था 261 में। कलिंग का मतलब हो जाता है उड़ीसा की बात करते हैं तो वहां का राजा जो होता है काफी क्रूर होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि अशोक वहां पर आक्रमण करके उस राज्य को तो जीत लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं और बहुत सारे लोग हताहत होते हैं और जिसकी वजह से अशोक क्या करते हैं युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म यानी कि धर्म का रास्ता भी अपना लेते हैं। ये बातें भी याद रखेगा। और इसी युद्ध के बाद उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ जाता है और मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर एक बौद्ध बन गए, मतलब बौद्ध के अनुयायी बन गए साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक ने धम्म नीति की घोषणा कर दी। अशोक के बौद्ध होने का अवलेखीय प्रमाण
वो भाब्रुगढ़ शिला अभिलेख से जानकारी मिलती है। आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक बौद्ध को मानते थे, किस एक तरह से अभिलेख में जानकारी मिलती है, तो भाब्रू शिला अभिलेख में जानकारी मिलती है, जिसमें बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। तो बुद्ध धम्म संघ के उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखेंगे। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा लिया था। अशोक के रुमनदेही अभिलेख से महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर ये पूछा जाता है कि अशोक के कौन सा वो अभिलेख है जिसमें अगर आप देखते हैं तो ये जानकारी मिलती है ये जानकारी मिलती है कि एक तरह से महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली के बारे में साथियों तो मिलती है, अगर आप देखते हैं तो अशोक के रुमनदेही अभिलेख से। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे कि अशोक का गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अशोक के नामों के बारे में जानकारी अगर मिलती है तो मास्की अभिलेख से, गुर्जा, नेत्तुर और उडेल गोदाम नामक अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो अशोक के नामों की जानकारी जो आपको मिलती है साथियों वो कहां से मिलेगी? मास्की, गुर्जरा, नित्युर और उडेल गोदाम की बात करते हैं। अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया, यानी कि जब अशोक की मृत्यु हो जाती है अर्थात जब ये शासक नहीं रहते हैं उसके बाद मौर्य सत्ता कमजोर हो जाती है, ये याद रखेंगे। 185 बीसी में मौर्य सेनापति शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दिया था साथियों, ये बातें याद रखिएगा। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ की बात करते हैं, ये पूछा जाता है। और बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? इसके सेनापति शुंग ने। तो याद रखेंगे इसके सेनापति शुंग ने क्या किया था? बृहद्रथ की हत्या कर दिया था। तो याद रखेंगे मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या शुंग ने किया था। और शुंग की बात करते हैं, इसने एक नए वंश की स्थापना कर दिया और वो नया वंश कौन सा बन जाता है? शुंग वंश बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सिकंदर के अभियान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिकंदर का अभियान 327 बीसी में प्रारंभ हुआ था और इसने पंजाब के शासक पोरस के साथ भी युद्ध लड़ा था साथियों। ठीक है, जिसे हाइडे स्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध कहा गया है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर 29 महीनों तक भारत में रहा और भारत से वापस लौटते समय इसकी बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जिसे विश्व सिकंदर कहा गया है। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान। मौर्यों का प्रशासन कैसे था, आइए समझ लेते हैं कि मौर्यों का प्रशासन कैसे था साथियों। तो आइए समझ लेते हैं, मौर्यों का प्रशासन की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मौर्यों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट और लाइक शेयर जरूर करते चलें। मौर्य प्रशासन में राजा, प्रशासन, राज्य दोनों का ही राजा की बात करते हैं तो राजा का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, चाहे प्रशासन की बात करते हैं और राज्य की बात करते हैं। कौटिल्य ने प्रशासन तथा राज्य से संबंधित सप्त सिद्धांत का वर्णन किया हुआ है। कौटिल्य ने कहा कि एक राज्य की बात करते हैं तो उस राज्य में कम से कम 7 चीजों का होना अनिवार्य है, जिसे सप्त सिद्धांत कहा गया है। एक राज्य में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग और कोष, सेवा और मित्र का होना जरूरी है, तभी वो राज्य बेहतर चलता है। मंत्रियों का चयन की बात करते हैं तो भली भांति एक तरह से समझ बूझकर ही मंत्रियों का चयन किया जाता था। तो मंत्रियों का चयन जब किया जाता था तो भली भांति अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ही किया जाता था। अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हुआ करती थी। तो अशोक के समय में प्रांतों को 5 भागों में बांटा गया था। प्रांतों के प्रशासक राष्ट्रिक हुआ करते थे, कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। तो प्रांतों के जो प्रशासक हुआ करते थे उन्हें राष्ट्रिक कहा गया है या कुमार या आर्यपुत्र कहा गया, ये भी याद रखेंगे। प्रांतों का विभाजन विषयों में किया गया था और विषय के मुखिया को क्या कहा गया है? विस्पति कहा गया है साथियों। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करते थे और ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामीक कहा गया है। तो ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया? ग्रामीक कहा गया है, ये बातें याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत निम्न थे। एक उत्तरापद की बात करते हैं तो जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती की बात करते हैं उज्जैनी थी साथियों। कलिंग की बात करते हैं तोसली और दक्षिणापद की बात करते हैं सुवर्णगिरी और पूर्वी प्राची की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र की बात करते हैं। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारियों को क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया है।
तो ये पूछा जा सकता है कि मौर्य अधिकारियों की बात करते हैं तो मौर्य अधिकारियों को क्या कहा गया है, तीर्थ कहा गया है, जिसे महामात्र भी कहा गया। क्या कहा गया, महामात्र भी कहा गया है। मौर्य प्रशासन समितियों के माध्यम से होता था। मौर्य का प्रशासन जो किया जाता था वो ऐसे नहीं किया जाता था कि ऐसे ही जैसे मन चाहा, नहीं, कुछ समितियों का गठन किया जाता था। वो समितियां ही क्या करते थे, पूरे प्रांतों या प्रशासन का देखभाल किया करते थे। ठीक है। न्याय प्रशासन को धर्मस्थी या एक तरह से अगर आप देखते हैं कंटक शोधन में विभाजित किया गया था। देखिए धर्मस्थी उसे कहा गया है जो दीवानी मामले हुआ करते थे। दीवानी का मतलब हो जाता है, धर्मस्थी को दीवानी कहा गया जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा तलाक उलाक ये सब जानकारी अगर उसके अंतर्गत एक तरह से मुकदमा होता था या सुनवाई होती थी। अगर फौजदारी जिसे कंटक शोधन कहा गया, अगर मारपीट का कोई मामला है तो इसके तहत कार्यवाही हुआ करती थी। नगर प्रशासन या सैन्य प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी जानकारी दी गई है। चलिए, ये जो समितियां हुआ करती थी, इन्हीं समितियों के माध्यम से क्या होता था, मौर्य का प्रशासन किया जाता था। जैसे नगरीय समितियों की बात करते हैं, उनका कार्य, प्रथम समिति उद्योग व शिल्प का निरीक्षण करते थे, द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल किया करते थे, और तृतीय समिति की बात करते हैं जन्म मरण का लेखा जोखा रखता था, कौन मर रहा कौन पैदा हो रहा है। चतुर्थ समिति का काम हुआ करता था व्यापार और वाणिज्य से संबंधित काम करना। पंचम समिति का काम था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी शताब्दी की बात करते हैं बिक्री कर वसूलना। साथियों, ये बातें याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं उद्योगों के बारे में बात कर लेते हैं। मौर्य काल में अनेक उद्योग धंधे प्रचलित थे, जिसमें से सूत कातने और बुनने का उद्योग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। काशी, बंग, पुंडरू, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। याद रखेंगे, सूती वस्त्रों के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र थे काशी, बंगा, पुंडरू और कलिंग, मालवा की बात करते हैं। कौटिल्य ने चीन पट्ट का भी उल्लेख किया है, और रेशम चीन से आता था। तो याद रखेंगे, रेशम किस देश से आता था हमारे देश में, तो चीन से आता था मौर्य काल में। मौर्य काल में खान उद्योग राज्य काफी ज्यादा नियंत्रित था। इस काल में धातु उद्योग, नमक उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी उद्योग और चमड़ा उद्योग, औषधि उद्योग आदि प्रसिद्ध हुआ करते थे। और पत्थर तराशने का व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। तो याद रखेंगे, मौर्य काल की बात करते हैं तो इस समय अगर आप देखते हैं तो पत्थर तराशने का भी व्यवसाय विकसित अवस्था में था। फिर बात करते हैं वाणिज्य और व्यापार की बात करते हैं। वाणिज्य व्यापार पर राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। और इस काल में अगर आप देखते हैं तो ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था साथियों, और पश्चिमी तट पर भड़ौच और सोपरा प्रमुख बंदरगाह थे। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह था, तो भड़ौच और सोपरा की बात करते हैं, ये बातें भूलेंगे नहीं। इस काल में मार्ग निर्माण के लिए एग्रोनोमोई नामक अधिकारी हुआ करता था, यानी कि सड़क बनाने वाले के अधिकारी की बात करते हैं तो उसे क्या कहा गया है, एग्रोनोमोई की बात करते हैं, क्योंकि ये मार्ग का निर्माण करता था। ठीक है, ये कह सकते हैं, सड़क की बात कर सकते हैं। वे वस्तुएं जिनका व्यापार राज्य स्वयं करता था उसे राज्य पंड कहा गया। तो याद रखें, पंडे कहा गया है। तो जिनका व्यापार राज्य स्वयं करता था उसे राज्य पंडे कहा गया है। व्यापारियों के नेता को क्या कहा गया है, सार्थवाह कहा गया है। याद कर लीजिए, व्यापारियों के नेता को क्या कहा गया है, सार्थवाह कहा गया है मौर्य काल में। तो मौर्य काल में व्यापारियों के नेता को क्या कहा गया है, सार्थवाह कहा गया है। मौर्य काल में देशी उत्पादों पर 4% टैक्स लगाया जाता था, और आयातित वस्तुएं, जब दूसरे देश से वस्तुएं आती थी उस पर 10% बिक्री कर लिया जाता था, बेचने का टैक्स लिया जाता था। मौर्य काल में भारत का मुख्यतः अगर आप देखते हैं तो पश्चिमी एशिया, चीन, मिस्र, चीन और श्रीलंका से व्यापार होता था। चीन से रेशम आते थे, और ताम्रपर्णी से मोती, और नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा, और पश्चिमी एशिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। ये भी याद रखिएगा, कहां से क्या चीजें आती थी, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा से। ठीक है, रेशम चीन से आता था, ताम्रपर्णी से मोती आते थे, और नेपाल से चमड़ा आता था, सीरिया से मदिरा, और पश्चिमी एशिया से घोड़े का आयात किया जाता था। भारत से हाथी दांत, कछुए, सीपियां और मोती की बात करते हैं। नील बहुमूल्य लकड़ी का निर्यात किया जाता था, अर्थात बेचा जाता था। ठीक है, अंतरदेशी व्यापारियों को सार्थों के माध्यम से किया जाता था। तो ध्यान रखेंगे, अंतरदेशी व्यापार जो हुआ करता था एक राज्य से, सॉरी, हाँ, अंतरदेशी मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य की बात करते हैं। ठीक है, तो जो व्यापार हुआ करता था उस सार्थों के माध्यम से एक देश या दूसरे देश से कह सकते हैं। मौर्य काल में वास्तुकला या मूर्ति कला के निर्माण की बात करते हैं तो इसका विकास कैसे हुआ था,
ठीक है, आइए समझ लेते हैं कि कैसे आर्किटेक्चर या मूर्तियों का निर्माण हुआ था साथियों। आइए समझ लेते हैं। देखिए मौर्य कला के दो रूप, एक राजकला है जो मौर्य काल, जो मौर्य राजमहल और अशोक के स्तंभों में पाई जाती है। दूसरी लोक कला की बात करते हैं तो जो परखम के यक्ष या दीदारगंज की चमार ग्रहणी की और बेसनगर की यक्षिणी में देखने को मिलती है। छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा डीप नहीं आएगा, ठीक है। चलो, मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अगर आप देखते हैं तो अशोक के एकास स्तंभ। एकास स्तंभ का मतलब एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया अशोक के टाइम पर अगर आप देखते हैं, जो कि उसने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे, जिसे मोनोलिथिक कहा गया। ये चुनार धूसर रंग के बलुआ पत्थर से बने होते थे, ये याद रखेंगे। जो एक तरह से एकास में यानी कि एक ही पत्थर को काट कर बनाए जाते थे, वो किससे बने हुआ करते थे? तो अगर आप देखेंगे तो बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। स्तंभ सपाट है और एक ही पत्थर पर बने हुए चमकीली पॉलिश स्तंभों या मूर्तियों की भी प्रमुख विशेषताएं हैं। सारनाथ की बात करते हैं तो आपको मेन याद रखना है, सारनाथ जो है एकास्म पत्थर से बना हुआ, एक ही पत्थर से बना हुआ, जो कि अशोक के द्वारा बना हुआ है या बनवाया गया था, ठीक है। और इसके शीर्ष पर अगर आप देखते हैं तो 4 सिंह है और ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं और इस चिन्ह को स्वतंत्र भारत की राज्य सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह घोषित किया हुआ है। तो हमारे देश का राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक का सारनाथ की बात करते हैं, यानी ये है आपका, देखते हैं अशोक चक्र। गया के निकट और बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर 7 प्रस्तर गुहा अवशेषों का निर्माण अजीकों के लिए किया गया था। कर्ण गुफा, सुदामा, लोमास, ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। बस सुन लीजिए, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो आएगा होएगा नहीं। मौर्य शासक दशरथ ने गोपी गुफा का भी निर्माण करवाया था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। अब मौर्य काल के अभिलेखों के बारे में बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में, ग्रीक और अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो याद रखेंगे अशोक के अभिलेख किन किन एक तरह से लिपियों में लिखे गए हैं साथियों? तो ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी की बात करते हैं। 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिसम ने अशोक का अभिलेख पढ़ा था। तो याद रखेंगे सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था साथियों। और रुमनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। प्रयाग स्तंभ अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद में स्थापित करवाया गया था। तो ये याद रखेंगे, जो प्रयाग स्तंभ है अशोक को, उसको अकबर ने क्या किया था? एक तरह से हटाकर कौशाम्बी से इलाहाबाद में बनवा दिया था, रखवा दिया था। रामपुरवा जो कि पश्चिमी चंपारण और लौरैया और जो कि पूर्वी चंपारण, लौरैया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है। इस स्तंभ लेखों की बात करते हैं तो इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब कुछ प्रमुख शिला लेखों की बात करते हैं, ये सब छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा आप याद भी नहीं रख पाएंगे। अब हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा से अगले वाले सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।